हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए हम हिस्ट्री का जो पर डे का टेस्ट है उसे शुरुआत करते हैं। इसमें टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। फर्स्ट है हिंद, यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदू शब्द सर्वप्रथम अरबों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो अरब देश के लोगों ने सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब में है। ठीक है, मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो यह वर्ष 712 में हुआ था। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वर्ष 712 में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 में हुआ था सिंध विजय। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम था कैसा, कहाँ का आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद बिन कासिम का बात किया जाए तो यह एक अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कैसा आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का था जो भारत पर वर्ष 712 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है चंदेल शासक के बारे में। कौन सा चंदेल शासक है जो मोहम्मद गजनवी द्वारा पराजित नहीं हुआ था? वो है विद्याधर। नाम याद रखना है, चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था उनका नाम है विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। नेक्स्ट है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम याद रखना है अलबरूनी। गजनी के साथ अलबरूनी भी आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह है अलबरूनी। ठीक है, पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति जो था वह है अलबरूनी। मोहम्मद गजनी के समय में भारत आता है। नेक्स्ट है किसने एक तरफ सांस्कृतिक मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो वो था मोहम्मद गजनी। संस्कृति मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कौन कराए थे? तो मोहम्मद गजनी ने करवाए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में उत्तर भारत को जीता था? तो वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गजनी से कंफ्यूज नहीं करना है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो वो थे भीम द्वितीय। ठीक है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले कौन पराजित किए थे? तो वो थे भीम द्वितीय। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो था चंदावर का युद्ध जो हुआ था वर्ष 1194 में। ठीक है, पृथ्वी ने मोहम्मद गौरी को प्रथम तराइन का युद्ध में पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में सफल मुस्लिम आक्रमणकारी होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है और इसने जयचंद को हराया था। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? ठीक है, देवी लक्ष्मी की आकृति किसकी है? तो मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है, वही मोहम्मद गजनी ने संस्कृत मुद्रालेख लिखवाए थे। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी को इसके प्रथम अख्ता प्रदान किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दारुल इस्लाम का संस्थापक है इल्तुतमिश। दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक। उलेमा या खलीफा का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खां का विद्रोह किसके समय में होता है? तो तुगरिल खां का विद्रोह होता है बलबन के समय में। चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में होता है? तो इल्तुतमिश के समय में 1221 में। तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय 1398 में। नेक्स्ट है
मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार विजय प्राप्त किया था? तो वो है बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश स्थापित किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श या कुरान खां। ठीक है, लाख बख्श या कुरान खां के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी होता है लाहौर। कौन सा दिल्ली की एक सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में कौन स्थापित किया? तो इल्तुतमिश किया। इल्तुतमिश के समय में 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये थे इल्तुतमिश। ठीक है, ये लाहौर से नहीं बल्कि दिल्ली से अपना राज करते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कहाँ से चलाते हैं? इल्तुतमिश, जो दिल्ली से चलाते हैं। इसके पूर्व जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाहौर से रूल करते हैं। नेक्स्ट है कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये थे रजिया सुल्तान। ठीक है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किस काल में आया था? तो इल्तुतमिश के समय में आया था 1221 में। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। ठीक है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किनका हाथ था? तो तुर्कों का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान जो बलबन है पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति कौन अपनाया था? तो रक्त और लौ की नीति अपनाया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलबन ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किस उपाधि से जाना गया? तो जिले इलाही। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन पूरा नाम था, जिले इलाही उपाधि है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम है, जिले इलाही उसका उपाधि था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ किया था? तो बलबन किया था। तो बलबन ने प्रमुख क्या काम किया? तो बलबन का उपाधि जो दिया गया जिले इलाही दिया गया। बलबन का बात किया जाए तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसने नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया, सिजदा पैबोस प्रथा प्रारंभ की एवं बलबन के द्वारा ही सिजदा पैबोस प्रथा, नवरोज पर्व एवं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू किया बलबन ने। सिजदा पैबोस प्रथा एवं जमीन बोस प्रथा समाप्त किया शाहजहां के द्वारा। ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा शुरुआत किया जाता है बलबन के द्वारा और समाप्त होता है शाहजहां के समय में। नेक्स्ट है खिलजी वंश। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्री ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्री ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने इसका विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने चलाना चाहता था। दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर सानी का उपाधि दिया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो वो था जाफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुई थी वो था जाफर खां। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी का पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, रानी पद्मिनी इनका नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक है रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर आक्रमण करता है तो उस समय वहां शासक कौन होते हैं? तो रामचंद्र देव होते हैं। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
खलीसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुआ था किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इल्तुतमिश द्वारा शुरुआत किए गए प्रथा को इसने समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीसा भूमि को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो खलीसा भूमि सबसे अधिक हो गया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन किसने लागू किया था? तो लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वो था गाजी मलिक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वो थे तुगलक वंश। ठीक है, याद रखना है तुगलक सखी। ठीक है, तुगलक सखी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आर्य विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वे कौन थे? तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आर्य विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है अमीर ए कोही। एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरुआत किया गया था? अमीर ए कोही। तो यह शुरुआत किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अमीर ए कोही की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवानी कोही का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से ले गया दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था जो असफल रहा। मूरे देश की यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में आता है? तो इबन बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और अपना बुक लिखता है रहला। ठीक है, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इबन बतूता को दिल्ली का काजी कौन नियुक्त करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इबन बतूता भारत आते हैं। किसके सल्तनत में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? तो इबन बतूता ने। ठीक है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो वो है इबन बतूता। 1333 में आता है, बुक लिखता है, वो है बुक का नाम है रहला। ठीक है, बुक का नाम है रहला। घरी अथवा गृहकर, घरी अथवा चरिकर, गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। घरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ठीक है, इतिहासकार बदायूनी कहते हैं किसके मृत्यु पर ऐसा कहते हैं? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यह कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के समय बदायूनी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मृत्यु के समय। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किया गया था FST के द्वारा। ठीक है, रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर कोही की स्थापना, तो अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में।
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नहर के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, जिसने हक ए सर्ब लगाई थी। अगर घड़ी चर बोला जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है, घड़ी चर अलाउद्दीन खिलजी लगाता है, वही हक ए सर्ब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो वह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली के सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था कौन? तो यह लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक, FST। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम रूलर कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद है। तैमूर के आक्रमण के समय शासनकाल में भारत पर तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में होता है। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय में। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में। याद रखना है 1221 में चंगेज खां का आक्रमण, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण और 1739। ठीक है, 1739 3 डेट याद रखना है, 1221 में, 1398 और 1739 में। ठीक है, नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो वो था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो रूल स्थापित हुआ, वो है सैयद वंश। अब देखते हैं, सैयद वंश से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं लोदी वंश से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वो था इब्राहिम लोदी। मध्ययुगीन शासकों में एक उच्च शिक्षित था, वो था इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में प्राप्त किया था? तो वो था खतौली का युद्ध। यह कब हुआ था? तो 1517 में। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में। नेक्स्ट है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो सिकंदर लोदी को। मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की वर्ष 1336 में विद्याधर नामक संत से की सहायता से। नेक्स्ट है अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? तो यह है गंगा देवी। ठीक है, मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? तो यह है गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो वो था हरिहर द्वितीय। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था? तो वो था हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि का समूह था। अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो ये है कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज का संबंध किनसे है? तो कृष्णदेव राय से। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो यह था तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके समय में? तो अब्दुल रज्जाक आता है देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आए थे। वैदिक ग्रंथों में भास्कर शयान को आश्रय प्राप्त था किस राजाओं का? तो विजयनगर राजाओं का। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भास्कर या शयान को आश्रय प्राप्त था किस राजा का? तो विजयनगर का। किसे के राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, कृष्णदेव राय का राज्यरोहण लगभग 500 वर्ष हो गया। 1565 में कौन प्रसिद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसे रांची तगड़े का युद्ध या
बनरट्टा का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शासक उसके किस मंत्री के हाथ में था? तो राम राय के हाथ में था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय, और काल होता है 1542 से 1572। वास्तविक शासक उसके किस मंत्री के हाथ में था? तो राम राय के हाथ में था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1565 में युद्ध होता है तालीकोटा का। जब राजा वॉडियर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वह वेंकट द्वितीय। ठीक है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तो उस समय विजयनगर के शासक कौन होते हैं? तो वेंकट द्वितीय होते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व था। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो यह है हेलीबेट। ठीक है, द्वार समुद्रम का वर्तमान जो नाम है वो हेलीबेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो है हम्पी। ठीक है, वो है हम्पी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो था बुका प्रथम। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के पास अपना सम्राट भेजा था? तो वो था बुका प्रथम। ठीक है, याद रखना है, बुका प्रथम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसे 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हम्पी में। ठीक है, विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अधिकांश अमीर एवं तुर्क किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजयनगर का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो वो था तुगलक वंश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो चौधरी कहलाता था। ठीक है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो चौधरी कहलाता था। सर्ब कर लगाया जाता था किस पे? तो हक ए सर्ब, सिंचाई कर था। ठीक है, हक ए सर्ब क्या था? तो एक प्रकार का सिंचाई कर था। जवाबित का संबंध है क्या से? तो राज्य कानून से। जवाबित का संबंध है किस चीज से? तो राज्य कानून से। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, इक्तादार द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा गया है। गजनी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध, 1025 में भीमदेव के विरुद्ध, जाटो गौर का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, दूसरा 1178 में भीम द्वितीय के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण 1205 में खोखर जातियों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।